बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। शो की मेज़बानी आज मैं करूंगी। नाज़रीन, दुनिया की तारीख कैसे मोड़ पर खड़ी है जहां गलत फैसला पूरी इंसानियत को किसी बड़ी तबाही की तरफ धकेल सकता है। मशरक़ वुस्ता में लगी ये आग अब सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसकी तपिश पूरी दुनिया खास तौर पर आलमी मईशत महसूस कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज से अपनाए हुर्मस की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी का ऐलान करके दुनिया को हैरान कर दिया है। सदर ट्रंप का कहना है कि वो ईरान की मौशी शहरक को काट कर उसे घुटनों पर लाना चाहते हैं ताकि वो अपना तेल न बेच सके। इस ऐलान के चंद ही घंटों बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और ब्रेंट क्रूड $103 फी बैरल तक जा पहुंचा है। माहिरीन दिफा इसे महज एक इक्तिसादी फैसला नहीं बल्कि जंग की बहाली का वाज़े इशारा करार दे रहे हैं। इस संगीन सूरत हाल में पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हैं। इस्लामाबाद इस वक्त आलमी डिप्लोमेसी का मरकज बन चुका है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वजीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़ियादत में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी हुकाम रत जगह करके वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि 22 अप्रैल को खत्म होने वाली जंग बंदी से पहले पहले कोई ऐसा फार्मूला तय पा जाए कि यह खित्ता बारूद के ढेर में तब्दील होने से बच सके। दूसरी तरफ तेहरान का लहजा भी इंतहाई सख्त है। ईरानी हुकाम ने वाज़े कर दिया है कि अगर इनके जहाज़ों का रास्ता रोका गया तो खलीज की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। चीन ने इस नाकाबंदी की खुलकर मुखालफत की है, जबकि बरतानिया और फ्रांस जैसे अमरीकी इत्तेहादियों ने भी इस बार ट्रंप के इस फैसले से दूरी इख्तियार कर ली है। हत्ता कि कैथोलिक मसीहों के पेशवा पॉप लियो ने भी इस जंगी जुनून के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, जिस पर उन्हें सदर ट्रंप की तनकीद का सामना भी करना पड़ा। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें एक बड़ी आलमी जंग को रोक पाएंगी और क्या इस्लामाबाद मुआहिदा जो महज चंद इंच के फासले पर था दोबारा मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उम्मीद के चिराग अब भी जल रहे हैं और मुज़ाकरात की उम्मीदें अब भी बाकी हैं। इसी अहम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब वक्त देने के लिए। कहिएगा सर, ये तमाम तर सूरत हाल और ईरानी नेवी के पास सब आप समझते हैं कि इतनी ताकत है कि वो अमेरिका का आप सामना कर सके, क्योंकि अमेरिकी सदर को तो अपनी नेवी पर बड़ा नाज है, लेकिन अगर जोग्राफियाई हैसियत को मद्देनजर रखें तो आपका इस सारे मंजरनामे पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखें ताकत जो है वो इम्पोर्टेंट होती है और ताकत का अगर हम तकाबली जायज़ा लें तो वो बहुत उसकी अहमियत होती है। लेकिन बाद ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे कहते हैं ना कि एक नमरूद की मौत एक मच्छर के हाथों हुई थी कि जो उसकी नाक में घुस गया था और उसने उसका जो है वो मतलब ऐसी क्रिटिकल जगह पे अगर कोई हो तो यही हाल आपने हुर्मुज़ का है जो पिछले तकरीबन हम 1.5 पौने 2 महीने से देख रहे हैं। तो इसमें पहले तो वो ब्लॉकेट खुलवाने की बात कर रहे थे, अब वो खुद ब्लॉकेट उन्होंने इन्फोर्स किया है। अमेरिका की नेवल पावर तो बहुत है, लेकिन वो इसको ब्लॉकेट शायद इन्फोर्स भी कर पाएं, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ब्लॉकेट के लिए एक बड़ी अहम शर्त है कि इम्पार्शियल होना चाहिए। यानी किसी भी मुल्क का तजारती जहाज जो ईरान के बंदरगाह पे जा रहा है तेल लेने और वहां से लेके वापस आ रहा है, वो भी इस ब्लॉकेट के जुमरे में आए। तो इसमें ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि चीन को काफ़ी हद तक ईरान का तेल एक्सपोर्ट होता है और वो डार्क शिप्स यानी ऐसे शिप्स के जो एक थर्ड कंट्री में रजिस्टर होते हैं और तो एक इलीगल सा ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी रही हैं। तो उन जहाज़ों को तो अमेरिका पकड़ सकता है, लेकिन क्या हो कि अगर एक चीनी का उनका स्टेट ओन्ड शिप अगर तेल लेने आता है तो उसको अमेरिका किस तरह से एक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में 100% एनफोर्समेंट इसकी पॉसिबल नहीं होगी। अमेरिका जो है वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा कि वो एक 100% एनफोर्समेंट नहीं कर सका। और ये एक मेरे ख्याल में एक सिंबॉलिक थोड़ा ज़्यादा है कि वो एक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात में वो फ़ौरन जो चीज़ चाह रहे थे कि न्यूक्लियर पे बिल्कुल ईरान जो है वो बैठ जाए और पूरा गिव अप कर दे, वो चीज़ उनको नहीं मिली। तो अब वो चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट को अभी दोबारा प्रोलॉन्ग करें, सॉफ्टर वे में दूर रहते हुए ईरान के तजारती जहाज़ों को अरेस्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उस पर प्रेशर डालें। लेकिन नॉर्मली ये जो ब्लॉकेड है ये जंग से पहले किया जाता है, इसको भी एक्ट ऑफ वॉर ही कहते हैं। लेकिन उस पर दुश्मन पर दबाव डाला जाता है कि किसी तरह वो मुतालबात मान ले। अगर वो मुतालबात नहीं मानता तो फिर जंग शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल उल्टा हाल है कि जंग के बाद ब्लॉकेट किया जा रहा है।
تو اس میں بھی امریکہ کی حکمت عملی ہے، لیکن مجھے یہ تھوڑا سا ان کا ایک فیس سیونگ میجر زیادہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، فیس سیونگ آپ کو لگتی ہے جاوید صاحب، لیکن ایران کے پاس دو قسم کی نیوی ہے نا، ایک پاسداران انقلاب کی بحریہ ہے جسے عموماً IRGC نیوی کہا جاتا ہے، یہ زیادہ تر تو تیز رفتار کشتیوں کو یا گوریلا طرز کی اگر سمندری حکمت عملی کہا جائے اس میں استعمال ہوتی ہے، حساس علاقوں میں کارروائیوں کے لیے اس پر توجہ دی جاتی ہے، لیکن دوسری باقاعدہ ایرانی بحریہ جسے اسلامی جمہوریہ ایران نیوی یا IRIN کہا جاتا ہے، یہ روایتی نیول فورس ہے جو بڑے جنگی جہازوں، آبدوزوں اور کھلے سمندروں میں آپشنز کی ذمہ داری بھی سنبھالتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ان دو قوتوں کا کوئی حل ہے؟ کیونکہ بیک وقت دو الگ الگ اسٹریٹجیز کو مینج کرنا بھی تو مشکل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، جو ایرانی بحریہ جس کو IRIN کا آپ نے نام دیا، جی وہ ایک روایتی نیوی ہے جو کہ بڑے جنگی جہازوں پہ، سب مرینز پہ، چھوٹی سب مرینز جو ہوتی ہیں، میجٹس جن کو کہتے ہیں، اسی طرح ہیلی کاپٹرز وغیرہ پہ مشتمل ہے۔ تو اس کو تو ایران کافی حد تک امریکہ جو ہے وہ تباہ کر چکا ہے اس ایرانی بحریہ کو، لیکن جو ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ ہے، جو کہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ تیز رفتار کشتیوں پہ ان کی سمندری بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت، ان کی چھوٹی آبدوزیں جو کمانڈو ریڈز کرتی ہیں وہ گلف کے اندر آپریٹ کر سکتی ہیں، اپنے ہرمز کے آس پاس بھی آپریٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایران کی اصل طاقت ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے ہرمز پہ اپنا ایک کنٹرول، ایک غلبہ حاصل کیا ہوا تھا۔ اور ایران نے تو اپنا ہرمز کو کھول بھی دیا تھا، ایون کہ اگر آپ دیکھیں کہ مذاکرات جب شروع ہوئے ہیں، سیز فائر جب اناؤنس ہوا ہے، تو اس وقت ان کے ڈپٹی فارن منسٹر کا بیان بھی آ گیا تھا ایران کا کہ یہ تو امریکہ کے بحری جہازوں کے لیے بھی کھل گئی ہے، پرووائڈڈ کہ وہ کنڈیشنلٹیز آبزرو کریں۔ وہ جو ایک انہوں نے روٹ تھوڑا سا امینڈ کیا ہے کہ جو اپنے ہرمز کے سینٹر سے کے بجائے لراک اور ہرمز جزیروں کے درمیان سے گزرتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ مائننگ کر رکھی ہے۔ تو یہ جو ایک بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں، بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے ابھی کہ شاید ایران کو بھی ابھی ایکوریٹ ان کی پوزیشنز کرنا پتا ہو، یعنی ایران بھی اگر ان کو ہٹانا چاہے نہیں کر سکتا، جیسے کہ امریکی بحریہ۔ اب انہوں نے ایک ریموٹ انڈر واٹر وہیکلز کے تھرو، ایسے ڈرون آپ سمجھ لیں جو زیر آب آپریٹ کرتے ہیں، ان کے تھرو وہ میپنگ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ان کو سمندر میں بارودی سرنگیں ملتی ہیں اس کی نشاندہی کریں گے، پھر ان کو ڈسپوزل کریں گے۔ لیکن یہ بہت لمبا کام ہے اور 100% گارنٹی کبھی نہیں دی جا سکتی، اور مرچنٹ شپس کو ایسی جگہ سے گزارنا جہاں پہ 100% گارنٹی نہ ہو، اس میں ایک نقصان کا بھی احتمال ہے، اور خدا نخواستہ کوئی تجارتی جہاز ڈوب جاتا ہے، کوئی جنگی جہاز ڈوب جاتا ہے اپنا ہرمز کی اس تنگ گھاٹی میں جس کی چوڑائی جو ہے تقریباً پھر 2 ناٹیکل مائل ہے، پھر تو آپ سمجھیں کہ یہ بہت لمبے عرصے کے لیے اپنا ہرمز بند ہو جائے گی۔ بہت بڑا چیلنج ہے جو امریکہ نے اس وقت کیا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں ابھی بھی ایک پریشر ٹیکٹک تو نہیں ہے، کیونکہ جب ایران نے اتنی شدید جنگ کے باوجود بھی ان کے جو الٹیمیٹ جو مطالبات تھے کہ وہ اپنا نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے وہ گیو اپ کر دیں، تو اس پہ ایران نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں یہ اس بلاکٹ سے بھی وہ کوئی خاطر خواہ مقاصد حاصل امریکہ نہیں کر پائے۔ ٹھیک جاوید صاحب، لیکن اس سارے منظرنامے میں پاکستان نے انتہائی سنجیدگی سے مذاکرات کی کوشش کی، آج بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم پر امید ہیں ان مذاکرات سے، آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات کی کوئی امید اب بھی باقی ہے؟ جی امید پہ دنیا قائم ہے، ہوپ از دی لاسٹ تھنگ ٹو ڈائی، اور وی آر آل اٹرنل آپٹیمسٹ۔ دیکھیں یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان کی کہ اتنے یعنی ڈیپ انٹرنسڈ کانفلکٹ تھا اور اتنی شدید جنگ ہوئی ہے، ایران نے کتنا نقصان اس میں برداشت کیا، اسی طرح جو امریکہ کا جو اتحادی اسرائیل تھا اس پہ کتنی تباہی ہوئی، اسی طرح گلف ممالک کے اندر کتنی تباہی ہوئی، اتنی سینسٹیوٹیز کے باوجود جو امریکہ اور ایران کو ایک میز پہ لا کے بٹھا دینا، اور 21 گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے مذاکرات چلے ہیں، جس میں متعدد بار ٹرمپ اور ان کے جو منسٹرز ہیں ان سے ان کی وائس پریزیڈنٹ کی بات چیت ہوتی رہی ہے۔ تو اور اتنی جو مشکل جو پیچیدہ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ٹائم تو لگتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹرسٹ بلڈنگ۔ بالکل اس میں ٹرسٹ کا ہی تو فقدان رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی نیگوسیشن کے دوران ایران پہ حملہ کیا گیا، وہ تو بہت سکیپٹیکل تھے، اور میرے خیال میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان حکومت کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو، کہ انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایشور کیا، گلف ممالک کو ایشور کیا، سعودی عربیہ کو ایشور کیا، کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایران جو ہے وہ جنگ کو ہاریزونٹل طور پہ پھیلا رہا تھا، وہ ایک بہت بڑا ایک کرائسس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ اگر مسلمان ملک آپس میں ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے، تو اس کو پاکستان نے جو ہے وہ بڑی ایک ڈیفٹ اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے اس چیز کو ختم کیا۔
जावेद साहब, और इंशाल्लाह फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त जो बड़ा मसला है वो आबनाए हुर्मस का मसला है या फिर ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो बड़ा मसला है? ये डिपेंड करता है कि आप किसकी निगाह से देखते हैं। मेरा ख्याल में अमेरिका के लिए तो इस वक्त दोनों ही मसले हैं। ऑल्दो उन्होंने जो पोस्ट ये जो सीज फायर की जो निगोसिएशन हुई है उसमें अमेरिका की तरफ से तो ये बयान आया है कि तमाम मामलात पे एक इत्तफाक राय हो गया था एक्सेप्ट न्यूक्लियर के। और ट्रंप जो है, सदर ट्रंप ये बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि आई वांट 100%, नॉट इवन 90%, नॉट इवन 95%। तो मेरे ख्याल में ये जो हठधर्मी है, क्योंकि निगोसिएशंस में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। जब तक आप कोई लचक ना दिखाएं तब तक जो है वो एग्रीमेंट होता नहीं। दोनों पार्टीज को एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, एक सेफ, क्योंकि दोनों दोनों जो है हुकूमतें उन्होंने अपने अवाम को जवाबदेह होना। तो इस वक्त तो ईरान तो बिल्कुल किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो कंप्रोमाइज करे, और उसका अपर हैंड भी है, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे भी है। तो मुझे उम्मीद है कि सेनेटी प्रिवेल करेगी और ब्लॉकेड जो है वो ज्यादा आगे नहीं जाएगा, और इसमें चीन और रूस के प्रेशर से दोबारा ये फरीक जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे। ठीक, जावेद साहब, अमरीकी सेंटकॉम ने ये कहा है कि वो सिर्फ ईरानी पोर्ट्स को अब ब्लॉक करेंगे। तकनीकी तौर पर क्या ये मुमकिन है सर कि हज़ारों जहाज़ों में से सिर्फ ईरानी मालबरदार जो जहाज़ हैं उनकी शनाख्त की जाए, बगैर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर जाम किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन कल क्रिएट हुई थी। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो जो ट्वीट की थी उसके मुताबिक तो अपने हुर्मत से गुजरने वाले हर जहाज को उन्होंने कहा था कि हम ना किसी को अंदर जाने देंगे ना किसी को बाहर आने देंगे। वो एक इम्पॉसिबल काम था, और उसकी फिर करेक्शन एक तरह से आ गई कि जब उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि ईरान की बंदरगाहों से जो है आने और जाने वाले जहाजों को हम ब्लॉकेट करेंगे। तो ये डिस्टेंट ब्लॉकेट होता है, क्योंकि जाहिर है अमेरिकी बैरियर इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो पर्शियन गल्फ के अंदर जाके ईरानी पोर्ट के बिल्कुल सामने खड़े होकर और आमदोरफ्त को रोक सके। ये डिस्टेंट ब्लॉकेट करेंगे गल्फ ऑफ ओमान में रहते हुए, क्योंकि जिस भी जहाज ने गुजरना है जाहिर है उसने अपने हुर्मत से गुजर के बाहर आना है गल्फ ऑफ ओमान में, और फिर नॉर्थ अरेबियन सी की तरफ आना है, और इसी रास्ते से ही जहाजों ने अंदर जाना होता है। तो मॉनिटरिंग जो है वो 24 घंटे जारी रहते हैं सैटेलाइट के थ्रू भी। उनके अपने रडार्स हैं, सेंसर्स हैं, हवाई जहाज हैं जो निगरानी करते रहते हैं। और थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, क्योंकि जो तजारती बहरी जहाज हैं अगर वो इस किस्म के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं तो वो इवेड भी कर सकते हैं कुछ देर। अपनी जो एक ट्रांसपॉन्डर बीकन्स होते हैं ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के, उनको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक, अपनी पोजीशन दूसरी जगह भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 100% ईरान के तजारती जहाज़ों को मॉनिटर कर सकता है और उनको इंटरडिक्ट भी कर सकता है, बट लेकिन ओपन सी में। ठीक, जावेद साहब, लेकिन तकनीकी और जियोग्राफिकल दौर नज़र से अगर हम देखें तो ईरान के बाजू बहुत लंबे नज़र आ रहे हैं, ना कि सिर्फ आबनाए हुर्मस पर बल्कि बाबुल मंदर पर भी, फिर रेड सी की भी बात की जाए वहाँ तक भी। आपको क्या लगता है कि ईरान वहाँ तक का इलाका भी संभाल पाएगा? जी, ईरान को मेरे ख्याल में उनके जो इत्तेहादी हैं वहाँ पे हुती जो रजीम है वो 2023 में भी आपने देखा कि वो बाबुल मंदब को उन्होंने बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट किया और आलमी तिजारत को बहुत बड़ी एक ज़रब पहुँचाई उन्होंने, और काफ़ी बमबारी के बावजूद और फिर कहीं जाके वो हुती जो हैं वो बैक डाउन हुए थे। और इस कॉन्फ्लिक्ट में भी अभी भी बिल्कुल उनकी तरफ से बयान आया और उन्होंने हमला भी किया इसराइल पे, लेकिन मैरीटाइम थिएटर में भी कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन ब्लॉकेड में अगर ईरान के तजारती जहाज़ों को नुकसान पहुंचता है तो एक तो जो गल्फ कंट्रीज की जो ऑयल की तनसीबात हैं वो उनकी रेंज में है, दूसरी तरफ हूतीज के थ्रू बाबुल मंदब का जो रास्ता है, एक ऑल्टरनेट रास्ता है, उसको भी वो एक्टिव कर सकते हैं। और जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से अभी एक रिलेटिव एक सिक्योरिटी एक मिली हुई है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है, तो वो ऑप्शन भी क्लोज हो जाएगी। ठीक, जावेद साहब, अगर आबनाए हुर्मस तवील अरसे के लिए बंद होती है तो क्या लगता है आपको कि फिर गवादर पोर्ट और सी पैक रूट दुनिया के लिए तेल की तरसील का महफूज तरीन मुतबादिल बनकर उभर सकता है? क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान इस बहरान को जो इस वक्त बना हुआ है पूरी मशरक़ वस्ता में, इसको एक मौके में तब्दील कर सकता है? जी बिल्कुल, कहते हैं ना इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो इस वक्त जो आप देखेंगे जो गल्फ की जो बंदरगाहें हैं जो काबला हुर्मस के अंदर जाकर हैं, जिसमें दुबई की कुवैत की बंदरगाहें हैं, सऊदी अरब की जो ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, तो ये बड़े क्लियर है कि जी वो एक जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से वो बंद है। और तो पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं वो अपना हुर्मस गल्फ ऑफ ओमान से बाहर हैं, ओपन एक्सेस है उसमें, वहाँ पे किसी भी कोई नाकाबंदी करना इस किस्म की जो है वो बहुत मुश्किल काम है। आपने देखा कि इंडिया भी जो है वो मुख्तलिफ औकात में ये
मेरे ख्याल में गीदड़ भभकियाँ ही देता रहता है वो कि जी हम ब्लॉकेट करेंगे, लेकिन अब उनको ये क्लियर हो गया होगा कि इतनी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी कोस्ट लाइन है, तो उसको ब्लॉकेट करना नामुमकिन है। हमारी जियोपॉलिटिकल रिस्क से फ्री हैं और डीप वाटर पोर्ट्स है हमारी गवादर भी, और ट्रांसशिपमेंट के मद में हम्म, कि ट्रेड जो ठीक। ईस्ट और वेस्ट से जावेद होता है। साहब, अमेरिका की ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने ना देने की शर्त और फिर यूरेनियम को ले जाने की धमकी देना, या ये फिर ख्वाहिश को देखकर जियोग्राफिकल सतह पर समुद्री रास्तों पर भी ईरान इस वक्त हावी है। आप समझते हैं कि फ़ज़ाई मंजरनामे को भी अगर हम देखें, आप समझते हैं कि अमेरिका के लिए मुमकिन अमल है ये कि वो यूरेनियम ले जा सकता है? देखिए वो तो बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर यूरेनियम इस वक्त ईरान में मौजूद है जिसका अमेरिका दावा करता है, और कई दफ़ा वो हम्म। स्टेटमेंट्स आई हैं कि वो दफन हो चुका है जब बमबारी की गई थी एटमी प्लांट्स पे, तो उसको इतनी गहराई से निकालना और वो कोई इतना आसान काम नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड के अलावा एक लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन चाहिए, जो कि इस वक्त तो उसका तसव्वुर नामुमकिन है। अ, और ईरान भी बड़ा क्लियर कह चुका है कि वो अपना जो न्यूक्लियर तवानाई का जो का प्रोग्राम है उससे वो कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। वेपनाइजेशन की तरफ तो वो गए ही नहीं, वो तो उनकी तरफ एक फतवा है कि न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ नहीं जाना। अभी भी वो उसका इतनी जंग में इतना नुकसान सहने के बावजूद भी वो उस फतवे का उन्होंने अभी तक पास रखा हुआ है, उसको अपहोल्ड किया हुआ है। हम्म। तो ये जो अफजूदा यूरेनियम इस वक्त निकालना एक नामुमकिन सी बात लगती है हम्म। ईरान से, अगर वो मौजूद भी है और दफन है वो उसके अंदर जो तबाही हुई है सुरंगों की, टनल्स की, एटमी प्लांट्स की। ठीक। जावेद साहब, ये जो ईरान ने मुतालबा किया है कि अबनाए हुर्मस से जो जहाज गुजरेंगे वो उन पर टैक्स लेगा, आप समझते हैं ये जायज़ मुतालबा है? देखें, इसका फैसला तो एक बैनुल अक़वामी बरादरी करेगी, क्योंकि अभी तो ईरान ने ये दावा किया है। ईरान ने ये दावा एक असूल के तहत किया है, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ द सी है जिसको हम इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ भी कह सकते हैं, जो 1982 में एग्री हुआ, और फिर जब एक मुल्कों की तादाद ने, कसीर मुल्कों की तादाद ने उसको एग्री कर लिया, तो ये एंटर इनटू फोर्स हुआ 1994 में जाके। हम्म। तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो जिनके ऊपर हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स थे, इस ऐसे ही बिल्कुल अपने हुर्मस की तरह कुदरती या भी गुजर गए, जैसे टर्किश स्टेट्स हैं, जो बॉस्फोरस स्टेट है कि जो कि एक तरफ से डार्डेनेलिस स्टेट है, जो कि उनको ब्लैक सी से मिलाती है। तो 1934 में एक मुआहदा हुआ था जंग अजीम अव्वल के बाद, जिसमें तुर्की को ये हक दिया गया था कि इस कुदरती आबी गुजरगाह ठीक। से गुजरने वाली तजारती या बहरी जहाज़ों को वो कंट्रोल करेगा। तो ईरान भी यही चाह रहा है कि क्योंकि ये तजारती गुजरगाह उसके साहिलों के पास से गुजरती है, तो हम्म। इसमें अगर कोई भी कोई खतरा पैदा होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई ऑयल टैंकर में स्पिलेज होती है, उसका नुकसान ईरान को पहुंचेगा। इसी तरह जहां से कोई भी ईरान की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है, तो ईरान भी उसी असूल के तहत इस यूएन लॉ ऑफ द सी में एक अमेंडमेंट चाहता है, चेंज चाहता है। लेकिन ये काफ़ी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तक पूरी दुनिया इस पे एग्री ना हो, तो ये कंटेस्टेड एक क्लेम रहेगा, और इट विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब हम्म। तक हुर्मुज़ में इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो हम्म। दुनिया की मईशत जो है वो एक बहुत बड़े खतरात में घिरी रहेगी। ठीक। जावेद साहब, लेकिन अब ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट भी सामने आ रही है कि अगर हमारी बंदरगाहें सेव नहीं होंगी तो फिर किसी की भी सेव नहीं होंगी। फिर आप समझते हैं कि ये एक थ्रेट है खलीजी ममालिक के लिए? जी बिल्कुल, जब तक ईरान में मज़ाहमत की ताकत मौजूद है, वो ये क्लेम भी करता रहेगा, उसको मैनिफेस्ट भी करता रहेगा। हम्म। अ, यही सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें। आपने देखा कि अमेरिका और इसराइल जो हैं, जब ईरान को इसका निशाना बनाते हैं, तो ईरान की रेंज में जो है वो उस पे अटैक करता है। हम्म। और उसमें पहले तो बेसिस थे, और बेसिस को इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उनके एसेट्स थे, उनको निशाना बनाया उसने। लेकिन जब ईरान के जो पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया, उनकी ये जो एल्युमिनियम और हम्म। स्टील की जो इंडस्ट्रीज है, उसको निशाना बनाया गया, तो ईरान ने भी फिर इसी तरह जो तजारती मराकज़ थे दुबई में, और इसी तरह रिफाइनरी वगैरह थी जुबेल में, उस पे हमला किया। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन जो है वो किसको उसका फायदा होगा? आप देखें, उसका हम्म। ईरान को फायदा नहीं होगा, उसको मुस्लिम दुनिया को फायदा नहीं होगा। जंग अगर हॉरिजॉन्टल तौर पर फैलती है, तो उसका डायरेक्ट फायदा जो है बेनिफिशियरी इसराइल है। हम्म। तो पाकिस्तान ने इस पे बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने ईरान में और गल्फ ममालिक में बड़ी एक्टिव डिप्लोमेसी के तहत ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि ये जंग को हॉरिजॉन्टल नहीं फैलना चाहिए, ठीक। क्योंकि हॉरिजॉन्टल फैलेगी तो सब हरीफों का नुकसान होगा, बस वाह इसराइल के।
ٹھیک جاوید صاحب، لیکن یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طویل ہوتا جا رہا ہے، نہ ایران ایک سٹیپ پیچھے جا رہا ہے نہ امریکہ ایک سٹیپ پیچھے جا رہا ہے۔ 10 نکاتی ایجنڈا بھی ایران کی طرف سے سامنے آیا، امریکہ نے بھی 15 نکاتی ایجنڈا دیا، پاکستان نے کوشش کی، یہاں پر بیٹھک بھی لگی، لیکن سٹل یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ سے ابنائے ہرمز کے بند ہونے سے پوری دنیا اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے۔ سر، یہ معاملہ رکے گا کہاں پر پھر؟ جی میرے خیال میں یہ اچانک بھی رک سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم بہت قریب آ گئے تھے امن کے، دنیا میں بھی پورے ریجن میں بھی، کہ اب یہ معاملہ حل ہو گیا۔ تیل کی قیمتیں ایک دم سے نیچے آئی تھیں، مگر یہ اس کو میں کیا کہوں امریکہ کی ہمدردی کے کہ انہوں نے کوئی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا اور دوبارہ سے اس کو لے گئے۔ میرے خیال میں امریکہ پہ انٹرنل پریشر ابھی اور بڑھے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جو مظاہرے ہوئے تھے، ان کے نو کنگز ڈیمونسٹریشنز ہوئی تھی، ان کے سینیٹرز کچھ ہیں جو ڈیموکریٹک سینیٹرز، ان کی طرف سے بڑے سخت بیانات آئے ہیں کہ وہ اس میں کوئی موشن کانگریس میں لے کر آئیں گے، لیکن ابھی بھی جو ریپبلکنز ہیں ان کی ایک بڑی سلم بہت تھن میجورٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے تمام موشنز کو بلاک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال دیوکار ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب نے، بہت شکریہ سلمان صاحب آپ کے جوائن کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے بھی جوائن کرنے کا۔ سلمان شاہ صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، پاکستان نے ایران امریکہ معاہدے کے لیے بہترین کوششیں کی ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ اس سارے منظرنامے کے بعد پاکستان میں انویسٹمنٹ کی امید اور اکانومک بہتری کی کوئی امیدیں ہیں؟ دیکھیں، ابھی بہت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارا جو رول ہے وہ پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے، اور میجر اکنامک پاورز یورپ ہو، جاپان ہو، کوریا، امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو ایکسٹرنلی تو ہماری اب بہت بہتری آ چکی ہے، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے ہمیں اپنے ملک کے حالات بھی بالکل پرفیکٹ کرنے چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر اسی جنگ کے بارے میں دیکھیں تو ہماری جو کوسٹ ہے وہاں پہ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پورے بن سکتے ہیں، اور ایک قسم کی پوری دنیا کو وہاں سے سپلائی جا سکتی ہے، لیکن اس کو بنانے کے لیے ہمیں وہاں پہ بلوچستان میں امن چاہیے، سندھ میں امن چاہیے، پولیٹیکلی ہمیں ایک قسم کا یونائٹڈ ملک چاہیے، اور اکنامکس کے اوپر فوکس چاہیے کہ اکنامک جو ہماری ریگولیشنز ہیں ان کو ہم ٹھیک کریں، ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کی کریڈیبلٹی بہتر کریں، کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہنڈریڈز اینڈ بلینز آف ڈالرز آف انویسٹمنٹ، اور وہ انویسٹمنٹ کمپیٹیٹیو بیسس پہ آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہاں پہ ہمیں دوستی کی وجہ سے انویسٹمنٹ کرے گا، وہ کمپیٹیٹیونیس کی وجہ سے کرے گا، کیونکہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل جو پوزیشن ہے وہ بہت زبردست ہے، اور جیسے چائنا انویسٹ کر رہا ہے اسی طرح یورپ، جاپان، کوریا، دوسرے ممالک، مڈل ایسٹ کے سارے ممالک، ان کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ یہاں پہ پاکستان میں انویسٹ کی جائے، لیکن وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ وائبل ہونی چاہیے اور پوری دنیا کو کیٹر کرے، تو پھر اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہے اور پوری دنیا کو بھی ہوگا۔ سو ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ بنانا ہے جو پوری دنیا یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہونی چاہیے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ عابد لطیف صاحب، بین الاقوامی قانون کے تحت آبنائے ہرمز ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے، امریکہ کا اسے بند کرنا میری ٹائم پرائیویسی کے زمرے میں نہیں آتا؟ جی دیکھیے، ظاہر ہے جی، یہ امریکہ اس طرح کا جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہ تو بند نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو جو آپ دیکھیں یو این کنونشن آن لا آف سی جو ہے وہ بھی یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ جس کی یہ ٹیریٹری کے قریب ہو اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ سوئس کینال کی مثال آپ کے سامنے ہے، پیناما کینال کی مثال آپ کے سامنے، تو امریکہ تو نہیں بند کر سکتا جی، لیکن کیونکہ
اب آپ کو پتہ ہے وہ کنٹسٹیشن، وہ کنفلکٹ کی سچویشن ہے، اور جو ایران ہے اس نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے وہ ایکچولی ایک بہت بڑا جغرافیکل ایک ایسی اینٹی ہے جو کہ جغرافی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی جیو پولیٹیکل ریئلٹیز ڈکٹیٹ کر رہی ہے، اور وہ اس کو جب جو بھی چیز جیو پولیٹیکل ریئلٹیز ڈکٹیٹ کرے اور کنفلکٹ ہو تو آپ اس کو ایز اے ویپن بھی یوز کرتے ہیں. تو اس کا امریکہ کا خیال ہے کہ جی ایز اے ویپن یوز ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ ٹریڈ روک رہے ہیں، جب آپ فلو آف انرجی روک رہے ہیں. اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ کیونکہ آپ دیکھیں یہ ٹوٹل 22 ناٹیکل مائل ہے، اور 13 ناٹیکل مائل تو ویسے ہی آپ کا ایکسکلوسیو اکنامک زون ہوتا ہے جو کہ اس جی کنٹری کی کا حصہ ہوتا ہے. سو اس لیے یہ جی، اور پھر پلس اگر آپ دیکھیں تو جو رائٹ آف انوسینٹ پیسج ہے، ایران اس کو کہتا ہے کہ جی وہ رائٹ آف انوسینٹ پیسج جو ہے وہ اگر ہے بھی تو وہ ہماری اجازت سے ہے، اور پلس وہ جو نان کمبٹنٹ شپس ہیں، نان کمبٹنٹ مرکنٹائل یا کامرس کی یا جو ٹریڈ کی جو اینٹیز ہیں، کنٹینرز ہیں، کنٹینرائزڈ جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہے وہ بھی. لیکن جو ہے ایران کا اب یہ کہنا ہے کہ وہ ایران ڈیسائیڈ کرے گا اگر وہ ٹال دیں گے اور ٹھیک. گزر سکتے. تو اس لیے جو انوسینٹ پیسج کی ڈیفینیشن بھی چینج ہوگی، کنٹیگوس جو زون ہے اس کی ڈیفینیشن بھی چینج ہو رہی ہے، اور پھر جو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹیریٹری ہوتی ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز کی، اور جو ان اسٹریٹس کو ایز پر دی یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف سی جو ڈکٹیٹ کرتا ہے اس کے حساب سے بھی چینجز آ رہی ہیں. تو آئی تھنک یہ کمپلیکس سچویشن ہے جی، اور اسی لیے ایران نے جو ہے اس کو پہلی دفعہ، اب یہ 6 ہفتے سے پہلے تو ایران نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا جی. بالکل. اسٹیٹ آف واز اوپن فار سو مینی کنٹریز، اتنے ساری گلف کنٹریز ہیں، یہاں سے سب کچھ جاتا تھا. جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کے شپس یہاں سے گزرتے تھے، اس کی وار شپس یہاں سے گزرتی تھیں. لیکن اب صورتحال چینج ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ایران اور یو ایس اے کے درمیان ہے وہ نیوکلیر کا ایشو نہیں ہے. نیوکلیر کا ایشو تو آلریڈی تقریباً آپ کہہ لیجیے ٹیکنیکل ایشو ہے جو IAEA کے تھرو اور JCPO میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں اس کی چاک آؤٹ کر لی گئی تھیں، اور اس میں بھی ابھی بھی ایران نے جب کہہ دیا کہ وہ فزل مٹیریل کی جو انرچمنٹ ہے وہ ٹھیک. اس لیول سے زیادہ نہیں کرے گا. نیوکلیر ویپن حاصل کرنا ان کا ایم نہیں ہے. ان کے جو علی خامنائی صاحب ہیں شہید، ان کا فتویٰ بھی ہے. تو بالکل. اصل میں جو ایشو ہے جی وہ اسٹیٹ آف ہارمز ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پورے کی پوری امریکن ڈومیننس جو ہے وہ پوری دنیا میں، ناٹ ہیئر اونلی بٹ اٹس گلوبل ڈومیننس جو ہے وہ انہنج ہو رہی ہے اور وہ افیکٹ ہو رہی ہے. جیسے بھی سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے، جی. دیکھیے اکانومی بہت بڑی چیز ہے. اکانومی سے ساری سارا جو آپ کا جو سسٹم چلتا ٹھیک. ہے، جو ریٹ سے چلتا ہے، تو وہ جب یہی افیکٹ ہو رہی ہے تو امریکہ کی ڈومیننس وہ یہاں سے افیکٹ ہو رہی ہے. یہاں سے افیکٹ ہو رہی ہے. یہی پوائنٹ میں سلمان شاہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کر آیا تھا، اور اب اس جنگ کے بعد امریکہ کو معاشی بحران کا سامنا تو کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یومیہ اربوں ڈالر خرچہ ہو رہا ہے. ایران بھی جغرافیائی طور پر گلوبل اکانومی پر ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے. اب پاکستان جیسے ممالک پر اس کے کیا افیکٹ پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی تک تو اپنا کانڈکٹ اس نے کیا ہوا ہے، اور اسرائیل کا جو انٹرسٹ ہے وہ جنگ کو کنٹینیو کرنا ہے، اور وہ ایران کے بعد ٹرکی کے اوپر بھی اس کی نظریں ہیں، اور باقی گریٹر اسرائیل کا ایک پروگرام جو اس نے بنایا ہوا ہے اس پہ بھی ہے. اب امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے وہ اسرائیل کے انٹرسٹ سے ذرا مختلف ہے، لیکن اسرائیلی لابی اور اسرائیل کا اثر بہت زیادہ ہے. سو آئی تھنک کہ اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی بات کرتا ہے وہ کوئی جیو پولیٹیکل یا جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے نہیں کرتا. یہ وہ بات کرتا ہے جو اسرائیل اس کو ایک قسم کا اشارہ دیتا ہے اس کے اوپر. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبنان کے اوپر پاکستان نے جب ایشو کیا تھا کہ یہ ٹاکس ہوں گی تو اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ لیبنان میں بھی سیز فائر ہوگا، لیکن اسرائیل نے نہیں کیا. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی بھی سپورٹ کر دی کہ ہاں یہ نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ یہ ابھی چلے گا تھوڑا دیر معاملات، کیونکہ اکنامک کاسٹ جب امریکہ کے اوپر پڑیں گی. انفارچونیٹلی امریکہ جو ہے اتنا ڈپینڈنٹ نہیں ہے مڈل ایسٹ کے آئل پہ، کیونکہ اس کا اپنا آئل بھی ہے، اس نے وینیزویلا کا بھی آئل اس کے پاس ہے.
लेकिन जब दुनिया में कीमतें ऊपर जाएंगी तेल की, तो अमेरिकन कीमतें भी उसके मुताबिक ऊपर जाती हैं। और वहाँ $4-5 का जब तेल पर गैलन होगा और होता है, तो अमेरिकन पब्लिक जो है वो बहुत नाराज होती है। और इस वक्त तकरीबन 2/3 अमेरिका की पब्लिक जो है इस जंग के खिलाफ है। सो बिल्कुल। आई थिंक अल्टीमेटली जो सोल्यूशन आएगा वो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसको रोकने के लिए आएगा। और उसमें अब ये एक बड़ा अच्छा मौका था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो इस्लामाबाद अकॉर्ड की जब बात हुई है, तो जी। अकॉर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन होपफुली कंटिन्यू करे और अल्टीमेटली एक अकॉर्ड होना चाहिए जिसमें ईरान के जो सॉवरेनिटी के इश्यूज हैं वो भी उसको एड्रेस करे और उसकी रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि उधर जो बर्बादी हुई है तो ईरान उसकी भी कॉम्पनसेशन मांगता है। ठीक। और उसके साथ ही लिंक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो पैसेज वे है, और जहाँ पे ये टोल लगाना चाहते हैं वो आधा हिस्सा जो है वो ओमान में है और आधा हिस्सा वो पानी का जो है वो ईरान का है। सो टोल में भी ईरान ने ऑफर किया है कि ओमान के साथ वो मिलके कुछ करेगा। तो आई थिंक ये एक ग्लिमर ऑफ होप जरूर है कि अब एक अल्टीमेटली एक सलूशन होगा जिसमें ठीक। ईरान को सैंक्शन से भी उठाया जाएगा और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोला भी जाएगा और ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए हो सकता है कि कोई टोल शोल भी लग जाए। तो आई थिंक इट इज़ विद इन रीच, लेट्स सी कि कब ये होता है सब कुछ। ठीक। आबिद लतीफ साहब, सियासी पैराई से देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अब चीन का भी सख्त रद्दअमल सामने आया है। आप समझते हैं कि अमेरिका के लिए अब मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी? जी देखें, बिल्कुल, अगर तो जैसे अभी बात कर रहे थे जी, अमेरिका को ये समझना चाहिए कि ये अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है कि वो इस वॉर के अंदर एम्ब्रॉयल करे अपने आप को। देखें, अभी अमेरिका में जैसे भी सलमान साहब भी कह रहे थे कि 2/3 लोग जो हैं वो इस वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिका में एक और बहुत डिबेट चल रही है कि ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अमेरिका फर्स्ट है या इजराइल फर्स्ट। अगर इंटरेस्ट की बात होगी तो आप किसके इंटरेस्ट को देखेंगे? अच्छा, जॉन मीर शामिर साहब ने कल एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। ठीक। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकन के लिए अमेरिकन इंटरेस्ट हो तो वो पहले उसको देखते हैं। इसराइलीज के लिए अगर इसराइल के इंटरेस्ट का मैटर हो तो वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। लेकिन अगर अमेरिका और इसराइल के इंटरेस्ट में कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा हो तो अमेरिकन पहले इसराइल के इंटरेस्ट को देखते हैं। मैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। अब ये क्यों है? ये बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ जो आप कह लीजिए वहाँ की जो इसराइल लॉबी है उसकी वजह से। अच्छा, इसराइल लॉबी कोई मुहावरा नहीं है जी कि एक लॉबी है जिसका जो इंडियन लॉबी है, एक इसराइल लॉबी है, एक और डायस्पोरा है। वो बहुत डिफरेंट लॉबी है जी। वो डायस्पोरा नहीं है बल्कि उसका डायस्पोरा इसराइल में है। जी। क्योंकि अगर आप देखें इसराइल की पॉपुलेशन इज 10 मिलियन और जो अमेरिका के अंदर जूस हैं उनकी पॉपुलेशन इज 9 मिलियन। लेकिन वो जूस हैं जो सिलिकॉन वैली भी कंट्रोल करते हैं, जो वॉल स्ट्रीट भी कंट्रोल करते हैं, जो न्यूयॉर्क भी कंट्रोल करते हैं, वॉशिंगटन में भी उनका कंट्रोल है, कॉरपोरेशंस भी कंट्रोल करते हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको भी कंट्रोल करते हैं। और वो आज से नहीं, डिकेड से, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी से ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए वो इन्फ्लुएंस है जी, क्योंकि वो अलाइन करते हैं अपने आप को जो इसराइल की आइडियोलॉजी है और इवन जो बिब्लिकल इंजेक्शंस हैं जो आप जियोपॉलिटिक्स में लाते हैं उसके साथ भी अलाइन करते हैं। इसी को हम पॉलिटिकल जाइनिज्म कहते हैं ना जी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसलिए उनका influence है। अच्छा, अब जो है आपने चाइना की बात की। देखें, वो जो तुसिडाइडस ट्रैप है जिसके द राइजिंग द रिजन पावर विल गेट और फील थ्रेटन्ड फ्रॉम द राइजिंग पावर, तो ये आपको यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। वो आपको ये इवन इतनी कंटेस्टेशन है और इतनी कंटेनमेंट की कोशिश की गई है पैसिफिक ओशन में भी, वहाँ पे बहुत प्रेजेंस है अमेरिकन ट्रुप्स की, बेसिस की, लेकिन वहाँ पे इस तरह से नहीं नज़र आ रहा जो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो ज्योग्राफी है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की, ये अब सब कुछ डिफाइन कर रही है जी। जो जो ग्रेट पावर कंटेस्टेशन है वो आपको यहाँ पे इसलिए नज़र आ रही है कि ये जो ज्योग्राफी है ये बहुत डिक्टेटिंग पोजीशन में है। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ दें तब भी
آپ گئے, اگر آپ اس کو نہ چھوڑیں تب بھی آپ گئے, سو گویم مشکل نہ گویم مشکل, تو آپ دونوں صورتوں میں پھنسے ہوئے ہیں جی. اور یہ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کے لیے دیکھیں جو 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 اینڈ اسٹیٹ تھی یا جو آف ریمپ تھا, وہ میرا خیال ہے آف ریمپ اگر وہ لے کے اور کچھ لے دے ٹھیک. کے اور آپس میں بات چیت کر کے, اگر وہ ٹرمپ صاحب اس کو جتنی جلدی وائنڈ اپ کریں گے, کیونکہ وہ آپشن نہیں ہے ان کے پاس, جو کہ جب وہ ان وانٹیڈ وار کی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, جیسے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی گیا تو ٹھیک. پھر انہوں نے ایکسٹرا ویپن چلا دیا. یہاں پہ وہ آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ بیک یارڈ ہے 4 نیوکلیر پاورز کا. ٹھیک ہے. سلمان شاہ صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت پاکستان سفارتی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے, اسلام آباد ایک اور اس کی واضح مثال ہے, لیکن سٹل پاکستان کو اس وقت معاشی بحران کا سامنا ہے. اس وقت پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی بڑھی ہیں, اور تیل کی قیمتیں بڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کہ تمام اشیاء ضروریات مہنگی ہو جاتی ہیں. حکومت کو یہاں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے ثمرات عوام تک کب پہنچیں گے؟ دیکھیں, ایک بات تو ہمیں سب کو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جنگ ایران اور گلف میں ہو رہی ہے, پاکستان میں نہیں ہو رہی. جی. لیکن ہم ایکٹ ایسے کر رہے ہیں جیسے یہ جنگ ہمارے ملک میں ہو رہی ہے, اور ہم نے اپنے ملک کو لاک ڈاؤن کی طرف ہم نے لے گئے ہیں. اسکولوں کو 4 دن کے لیے اور دفتروں کو 4 دن 3 دن چھٹی, اور پھر ورک فرام ہوم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں. لیکن میری نظر میں تو اس جنگ کی وجہ سے ہم بہت سے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں, پرووائڈڈ کہ ہماری اکانومی جو ہے اس کو ہم گیئر اپ رکھتے. مثلاً اگر اب یہ دیکھیں کہ نظر آ رہا ہے کہ سامنے اس جنگ کی وجہ سے ایک فوڈ کرائسس آنا ہے, جی. اور پاکستان جو ایک بہت بڑا ایگریکلچر پروڈیوسنگ ملک ہے, اس کو اپنے آپ کو گیئر اپ کرنا چاہیے نا, کہ اپنی آؤٹ پٹ, ایگریکلچر آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہم دگنی کریں, کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے. اور اگر ہم اچھا بیج اور فارمرز کے لیے کچھ سہولت پیدا کریں, ان کو پانی بھی ملے, ان کو بیج بھی ملے, فرٹیلائزر ملے, پیسہ ملے, لونز ملیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک بہت جلدی اپنی ایگریکلچر آؤٹ پٹ کو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. بریک کے بعد ہمیں اسد حسن واشنگٹن سے جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے اسد حسن واشنگٹن سے, تجزیہ کار نے. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ٹرمپ کی جو تازہ دھمکیاں ہیں, کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی ہے یا پھر واقعی یہ بے بسی کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. آف کورس آپ ظاہر امریکہ کے وہ صدر ہیں, ایک بہت بڑی طاقت ہے, فائنانشیل پاور بھی ہے, ملٹری مائٹ بھی ہے, تو ان کے کنڈکٹ پہ بہت اعتراض ہو سکتے ہیں, بہت سارے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن آف کورس جو وہ انیشیٹو لیتے ہیں اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کمپلیٹلی کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا, ایک یہ کہ ان کی ایک کسی کیبنٹ ہے جن کے ساتھ وہ مشورے کی بات کرتے ہیں, اور ایک اسٹریٹجک موو ہے ان کے خیال میں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ایران کو دباؤ میں لایا جائے, کیونکہ اس کے لیے اس میں فی الوقت امریکہ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد ٹاکس, اسلام آباد مذاکرات نے ایک بڑا وہ موقع تھا, بڑا مومنٹ ہے جو تھینکس ٹو پاکستان دونوں وارنگ پارٹیز کو ملا ہے, اور انہوں نے 50 سال کی جو اینیموسٹی ہے اور 50 سال کی جو ان کے درمیان ایک مخاصمت ہے, اس کے بعد وہ پہلی بار آمنے سامنے بیٹھے ہیں. بیچ میں ایک 2013 میں بڑا رابطہ ضرور ہوا تھا, تو اس کے بعد نیچرلی مذاکرات کے اندر کوئی شاید یہ ایکسپیکٹ بھی نہ کر رہا ہو کہ بہت بڑی کوئی ڈیل ہو جائے گی, کوئی بڑی بریک تھرو ہو جائے گی. لیٹ سیلف ان مذاکرات کا ہونا اور ان مذاکرات کے نتیجے میں فلیکسیبلٹی ہونا, اور یہ انڈیکیشن آنا کہ آگے شاید چل کے ایکسپرٹ لیول کے اوپر, مختلف لیول کے اوپر یہ بات چیت جاری رہے گی, تو یہ ایک بڑی سکسیس ہے, اور دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کیا ہے. دونوں کو ان اے وے فیس سیونگ ملی ہے, دونوں کو ان اے وے ایک تھوڑا سا ایگزٹ کا بڑا ابرو مندانہ
रास्ता भी मिला है। अब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने मसल्स भी शो कर रहे हैं, वो कतई ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो तो हमेशा हर सूरत में अपनी फतह डिक्लेयर कर देंगे, बिल्कुल। डिक्लेयर करते हैं। तो शायद अब उसके बाद उन्होंने फतह भी डिक्लेयर की है, लेकिन इसके बाद तो प्रेशर कायम रखना चाहते हैं। ईरान जो है उसके लिए तो खैर डू और डाई वाली सिचुएशन है। ईरान के पास लूज करने को फिल वक्त और कुछ नहीं है। ईरान के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल ना हो या अमेरिका उसको बंद ना कर सके, क्योंकि उसकी वो इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है। अमेरिका के लिए इसकी इकोनॉमिक कास्ट भी है, अमेरिका के लिए इसकी एक पॉलिटिकल कास्ट भी है, सियासी कीमत भी है, जिससे बचने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि वो उस लेवल पे दर्जा हरारत ले जाते हैं जहां पे दूसरा फरीक जो है वो सोचने में मजबूर हो और वो मुज़ाकरात की मेज पे दोबारा आए, बैठे और बात करे। सो मुझे लगता है एक असेसमेंट है जनरली, क्योंकि वो देखिए वो डेडलाइन गुजर चुकी है और अगरचे वहां पे अमेरिकन नेवी उसके गिर्द है, मौजूद है, लेकिन उन्होंने वो रास्ते ब्लॉक नहीं किए हैं। वो डेडलाइन गुजर गई है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दी थी। तो इसको एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे ही आप लेंगे और उम्मीद की जा सकती है कि बैकडोर चैनल्स पे कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे कोई एंगेजमेंट भी हो, क्योंकि इसकी कीमत बहुत बड़ी है और वो सिर्फ ऑयल की सूरत में नहीं है। दुनिया के कई ममालिक, बिलखसूस अफ्रीकन ममालिक में मैं आज की रिपोर्ट देख रहा था कि वहां पे खाद नहीं पहुंच पा रही है और उसकी वजह से वो कहते हैं कि ये जो अगली फसल है वो ना होने के बराबर वहां से आउटपुट होगी और एक अच्छी खासी सतह पे एक कहत का खदशा पैदा हो चुका है। तो ये महज ईरान और अमेरिका वार नहीं है, पूरी दुनिया इसमें बिल्कुल ऐसा ही है। आबिद लतीफ साहब, बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने यह कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अब दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं कि उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब वाकई इस जंग से निकल जाएंगे या अभी भी उनका यही ख्याल रहेगा कि वो जंग को नहीं रोक सकते? व्हाट्स योर टेक? जी, मैं ये समझता हूँ कि जी बिल्कुल वो अब जंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि देखें जंग एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जी। कॉस्ट फिजिकल नुकसान में तो ईरान को कॉस्ट है, लेकिन जो इकोनॉमिक, जो इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस, इन टर्म्स ऑफ स्टेचर, यही सवाल मैं हसन आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी कि जो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई, उनकी राय के मुताबिक सदर ट्रंप तो ये नहीं चाहते कि वो जंग में जाना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये वाकई ऐसा है? हम तो यही चाहेंगे कि ये रिपोर्ट दुरुस्त हो और अपेरेंटली लगता यही है कि जिस तरह ऑल ऑफ सडन एक बड़ी धमकी जिसके अंदर शायद न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल करने का खदशा मौजूद था, उससे पहले जो है वो सारा टेम्परेचर यूं नीचे चला गया और दोनों पार्टियां आमने सामने बैठ गई। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी। तो उम्मीद तो है कि ये जंग की जानिब नहीं जाएंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उनकी टीम ने रिकैलकुलेट किया होगा कि जितना वो इजी टारगेट ईरान को समझ रहे थे वो इतना नहीं है। मैं कल यहाँ पे इनके एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं जॉन मैशमेयर, उनका इस जंग से थोड़ा इस पीस टॉक पर कुछ और भी एनालिस्ट उनको, तो वो ये जरूर समझते हैं कि अमेरिका को करंट जो स्टेट है ईरान के अंदर उसकी यूरेनियम एनरिचमेंट की, उससे इतना खतरा नहीं है, लेकिन वो ये जरूर समझते हैं कि ईरान ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखता है कि वो महीनों के अंदर उसको बहुत ऊपर लेवल पे 90% से ज्यादा एनरिच करके उसको किसी वॉर वेपन के लेवल के ऊपर तैयार करने की पोजीशन में आ सकता है। तो आज भी अगर अमेरिका को ये यकीन दहानी दिला दी जाए, और मेरा ख्याल है कि अमेरिका का इस पूरे मुज़ाकरात में और इस सारे अमल में एक ही मुतालबा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। 2015 में प्रेसिडेंट ट्रंप से फिर ये सवाल किया जाएगा और तनकीद भी होगी कि ये एग्रीमेंट तो यूरोपियन पावर्स के साथ बैठ के 2015 में ईरान की क़यादत ने तय कर लिया था और उसके बदले में अमेरिका ने उसको $1.5 बिलियन कंपनसेशन के तौर पे भी दिया था। सो मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली उसी पैक्ट की जानिब या उससे मिलते जुलते किसी ऐसे मुआहदे की जानिब सदर ट्रंप और उनके मुशीर ये चाहेंगे कि ईरान को वहाँ पे मुज़ाकरात में इंगेज किया जाए और बदले में कुछ कंपनसेशन भी दी जाए। इस वक्त ईरान का मतम नज़र यही है कि उसके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो उनमें कमी आए। आपका जो बुनियादी और डायरेक्ट सवाल था कि वो जंग की जानिब नहीं जाएंगे, इस वक्त तक 40 दिन की जंग से जो सबक सीखा है, तो हम तो वॉर स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हैं और इन अमूर के माहिर नहीं है, लेकिन आम जिन भी यही सोचता है कि आपको जो सेटबैक्स हुए हैं आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहां पे ये जंग जो है वो एस्केलेट हो, क्योंकि कमोबेश ये रिपोर्ट्स तो आई हैं कि अभी तक ईरान ने जितना रेजिस्ट किया है, जितने मिसाइल्स फायर किए हैं,
उतने ही उसके पास अभी भी उसके बैंक में मौजूद हैं। सो अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये वॉर आगे जो है वो एस्केलेट हो और अमेरिका को किसी एक लिहाज से खिफत का सामना करना पड़े, तो बड़ा लॉस हो जाए। और खासतौर पे उसके जो जीसीसी कंट्रीज हैं, वहां से जो रिटेलिएशन आ रही है या जो रिएक्शन आ रहा है, पहले वो खामोश है या वो बैकडोर चैनल से है, वो भी वॉशिंगटन को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी हिकमत अमली पे नजरसानी करे। और अगले फेज में ये हो सकता है कि अमेरिका और इसराइल ताल्लुकात जो है उसकी नैज और उसकी सामत, उसकी डायरेक्शन ये ना रहे, क्योंकि इसराइल को भी अपने मुल्क के अंदर भी उनके प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है। सो ऐसे अवामिल तो हैं जिसके ऊपर हम तवक्को रख सकते हैं कि जंग ना हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता खाकम बादान अगर ये जंग अगर किसी नई शक्ल में सामने आती है तो वो बहुत हारेबल होगी, बहुत तकलीफ होगी। ठीक असद, ये अगर मान लिया जाए कि अमेरिका मुकम्मल जंग का मुतहमिल नहीं हो सकता, तो फिर इसकी असल तरजीह क्या है? क्या दबाव बढ़ाना तरजीह है या फिर मुज़ाकरात में बेहतर पोजीशन लेने के लिए किया जा रहा है? देखिए वो तो डेफिनेट है ना। देखिए आप पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल लें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्कैमिशेस जारी रहती हैं, दो हॉस्टाइल कंट्री हैं, एक दूसरे के बॉर्डर के साथ हैं, एक्टिव रहते हैं, अपनी अपनी आर्मी को गरमाते रहते हैं, उनके टैंकों में फ्यूल डालते रहते हैं। तो देखें वो सिलसिला तो चलेगा जब तक हॉस्टिलिटी है, और जब तक ईरान ये यकीन दहानी नहीं करा देता कि उसके न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बना रहा और उसका यूरेनियम जो प्रोग्राम है वो सेफ है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तो तब तक ये छोटे मोटे इश्यूज चलते रहेंगे। इससे आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई हेडलाइन भी नहीं बनेगी। हेडलाइन तो ज़ाहिर तभी बनेंगे जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को रोकेंगे ताकत से, या दूसरी जानिब से अगर वो उसको टैक्स या टॉल नाफिज करने की कोशिश करेंगे जिसकी इम्प्लीकेशंस हैं पूरी दुनिया की मईशत के लिए, तो मसाइल तो तब होंगे। लेकिन ये दबाव वाला जो मामला है वो दोनों तरफ से साइकोलॉजिकल प्रेशर है, या इवन कहना चाहिए मैदान जंग की प्रैक्टिकली कुछ ऐसी अप्रोच अडॉप्ट की जाए जिससे दूसरी पार्टी के जो है वो बाजू थोड़े मरोड़े जा सकें, उनको प्रेशराइज किया जा सके। ये सिलसिला तो जारी रहेगा और कई बरसों तक जारी रह सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि असल की खैर हो, दोनों फौजें, दोनों मुल्क मिलिटरीली एक दूसरे के सामने आमने सामने ना हों, जैसे हमने पिछले 40 दिन देखा है, या उसके बाद एक और खौफनाक शक्ल में कि जहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड हों और बड़ी पावर में अमेरिकन आर्मी उस रीजन में या ईरानी सरजमीन के ऊपर हो, तो उसके जो फिर असरात हैं वो बहुत खौफनाक हैं, खतरनाक हैं अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, नेबरिंग कंट्रीज, इवन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने बहुत शानदार, बहुत तदब्बर से काम लिया है और इंगेजमेंट की तरफ हो गए हैं। ठीक असद, ये कहना आप दुरुस्त होगा कि अब चाइना वर्सेस अमेरिका की सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रंप ने बयान भी दिया कि अगर चाइना ने ईरान को हथियार दिए तो कीमत चुकाना पड़ेगी, और अब तेल की तरसील भी ईरान से चाइना को ज्यादा होती है। देखिए ईमान, ये तो खैर अब ज़बानी कलामी आप जो कुछ कहते जाएं करते जाएं, लेकिन एक चीज़ तो फैक्ट है कि अमेरिका जो है वो जो कंटेन चाइना पॉलिसी, और एलानिया है, ये नहीं है कि वो सिर्फ एनालिस्ट की हद तक उस पर डिस्कशन होती है। कंटेन चाइना पॉलिसी पे गामजन है, उन्होंने इंडिया को तैयार रखा है। इंडिया और पाकिस्तान की हालिया लड़ाई के बाद उन्होंने सोचा ये तो पाकिस्तान को नहीं डील कर पा रहे हैं, तो ये चाइना को क्या करेंगे। तो वो आपने उसमें उतार चढ़ाव देखा है उनके ताल्लुकात में। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त अमेरिका कोई भी कदम उठाता है, भले उसका ताल्लुक किसी अफ्रीकी मुल्क के अंदर हो, भले यूरोप के अंदर हो, अल्टीमेट गोल जो है वो कंटेन चाइना पॉलिसी है। ईरान के ऊपर भी जो ये एग्रेशन है, क्या सोचा गया होगा? शायद ये सोचा गया होगा कि ये वेनेजुएला पार्ट 2 होगा, वहां पे 2 घंटे लगे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लग जाएंगे, और उसके बाद हम वहां पे कंट्रोल कर लेंगे। एक हमारी ऐसी हुकूमत वहां पे बन जाएगी जिसके सामने फेस ईरानियंस का होगा, और हम उसकी वजह से ईरान जाके बैठ जाएंगे। ईरान जाके बैठने का क्या मतलब है कि आप चाइना के आर्म्स जो है या उसके बाजू वो मरोड़ सकते हैं। तो चाइना तो डेफिनेटली है। और दूसरा ये कि अमेरिका को जो एक खतरा है, और आखिरी जुमला उसमें लोग ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका को उसकी सुप्रीमेसी को सीरियस थ्रेट्स हैं, ना सिर्फ चाइना से बल्कि ग्रेटर साउथ से, जिसके अंदर ब्रिक्स की है, जिसके अंदर रशिया भी है, जिसके अंदर चाइना के अफ्रीकी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो दुनिया शायद अमेरिका की सुप्रीमेसी से आगे जाके अब ग्रेटर साउथ की जानिब जा रही है, जिसको लीड करता हुआ चाइना नजर आता है। और ये मामला जो है वॉशिंगटन के लिए एक परेशानी का सबब जरूर है। तमाम तर धमकी के बाद चाइना का फिर मुमकिन तौर पर रिएक्शन क्या सामने आ सकता है? चाइना इस तरह रिएक्ट नहीं करता। वो
चाइना आमतौर पे जब तक वो कहते हैं कि वो एक हम अपनी जुबान में कहा करते थे कि किसी को छेड़ो नहीं और अगर कोई छेड़े तो उसको छोड़ो नहीं, वो जुमलेबाजी की हद तक वो इतना इमोशनल नहीं है, और ऐसा हमने उसकी डिप्लोमेसी के अंदर हमने देखा है कि उसकी तदबीर मुख्तलिफ है। चाइना उस वक्त तक कोई कदम नहीं लेगा जब तक बराह रास्त उसके साथ कहना चाहिए कि इंटरफेरेंस नहीं होती है उसके मुल्क के अंदर या उन मामलात के अंदर, लेकिन हाँ वो हर चीज का जवाब जरूर रखता है और अपने तौर पे वो प्रिपेयर अपने आप को जरूर रखता है। तो मेरा ख्याल है चाइना इस वक्त काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। ठीक, असद आपको क्या लगता है कि ये सारी सूरत हाल एक बड़ी जंग के करीब ले जा रही है? क्योंकि इससे कबल ब्रेक से पहले हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान सलमान शाह साहब मौजूद थे। वो ये बात कह रहे थे कि अमेरिका में बहुत सारे लोग इस जंग की मुखालफत कर रहे हैं और अब शायद ट्रंप का जो फैसला है वो पब्लिक ओपिनियन में आ सकता है, क्योंकि आगे मिड टर्म इंतखाबात भी हैं। देखिए ये तो दुरुस्त है। मैंने भी शायद आपके प्रोग्राम में मैं ये इससे पहले भी कहा हो कि चूंकि इसकी जो पॉलिटिकल कास्ट है मिड टर्म इलेक्शन में वो प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी अप्रूवल रेटिंग नीचे जा रही है, ठीक, रिपब्लिकन्स को दिक्कत का सामना हो सकता है, तो उसका वो ख्याल रखेंगे। लेकिन जो बड़ी जंग की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए अमेरिका पिछले कमोबेश 100 साल से वो दुनिया को लीड कर रहा है, वो दुनिया की सुपर पावर है, और कमोबेश आप कह सकते हैं फॉल ऑफ सोवियत यूनियन उसके बाद अमेरिका ही रूल कर रहा है। अमेरिका कैसे करेगा अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखना चाहेगा, क्योंकि ये हर ताकतवर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि वो अपने इक़्तिदार ताकत को दबा दे। अब अगर उसके सामने जो कंपेटिटर्स हैं वो चाइना और रशिया की सूरत में है, वो ग्रेटर साउथ है, वो ब्रिक्स है, इस शक्ल में सामने आ रही हैं, और ये उसकी छोटी छोटी एपिसोड्स हैं। आई बिलीव अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अगर वो कंटेन नहीं कर पाता चाइना को, तो शायद दुनिया को खाकम बदन मैं फिर कहूंगा कि एक बड़ी वॉर का सामना हो सकता है, क्योंकि फिर ये वो चीज है जो अमेरिका को वापस पावर में ला सकती है। लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे यूरोप इस वक्त अमेरिका के साथ नहीं है। नेटो से अमेरिका ने डिस्टेंस किया, बल्कि कहना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिस्टेंस किया, और नेटो अब उनसे डिस्टेंस कर रही है, लेजिटिमेसी नहीं मिल रही है, पुराने इत्तेहादी साथ छोड़ रही हैं। सो अमेरिका के पास फिर सिवाय ताकत के इस्तेमाल की कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। लेकिन ये मैं आजकल की बात नहीं कर रहा, ये डाउन द रोड आगे की बात है, जब अगर अमेरिका को सिफारती कामयाबी ना मिले तो फिर उसके पास यही ऑप्शन रहेगा, फिर यही ऑप्शन बचता है। असद हसन तजियाकार वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, न्यूज़ टुनाइट से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।